गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में टेम्परेट साइक्लोन्स या शीतोष्ण चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सामान्यतः चक्रवात से अभिप्राय निम्न वायुदाब के केंद्र से होता है, जिसके चारों ओर बाहर की वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी दिशाओं से हवाएं भीतर केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं मुड़ जाती हैं तथा केंद्र तक पहुंचने की अपेक्षा उसकी परिक्रमा करने लगती हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुसार होती हैं। पी लेख के अनुसार चक्रवात उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र का नाम है जो कि चारों ओर से सटी हुई समभार रेखाओं से घिरा होता है, जिनकी आकृति लगभग अंडाकार होती है। ट्रिवार्था के शब्दों में चक्रवात अपेक्षाकृत वे निम्न वायुदाब क्षेत्र होते हैं जो संकेंद्रीय एवं सटी हुई समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। चक्रवातों का आकार प्राय अंडाकार, गोलाकार या वी अक्षर के समान होता है। चक्रवातों के प्रकार। भूतल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी चक्रवातों को दो वर्गों में रखा जा सकता है: शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, आज हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन्स। स्थिति: शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र सामान्यतः 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। शीत ऋतु में वायुदाब पेटियों के विषुवत रेखा की ओर खिसकने पर इनका प्रभाव क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश तक बढ़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के उत्तरी भागों में, चक्रवात 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रभावी रहते हैं। इनकी दिशा मार्ग प्राय पछुआ हवाओं की पेटी के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर रहता है। आकृति एवं विस्तार। शीतोष्ण चक्रवातों की आकृति दीर्घ वृत्ताकार अथवा अंडाकार होती है। यदि कोई वृत्ताकार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने सीमांत प्रदेश से मध्य अक्षांशीय प्रदेश में प्रवेश कर भी जाता है तो वह भी वृत्ताकार से अंडाकार आकृति धारण कर लेगा। सामान्यतः चक्रवात अपने पूर्व पश्चिम अक्ष मार्ग पर विशेष लंबे एवं उत्तर दक्षिण अक्ष पर संकरे होते हैं। इनकी लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा से 600 से 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ बड़े शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सारे विश्व का चक्कर पूरा करने तक भी प्रभावी बने रह सकते हैं, अर्थात कभी-कभी इनका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक भी होता है। इन चक्रवातों का दिशा मार्ग। शीतोष्ण चक्रवात निरंतर गतिशील रहते हैं। यह पछुआ हवाओं के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इनकी गति 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, किंतु इनके भीतर बहने वाली पवनों की गति इससे भी कम होती है। अतः यह चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तरह ना तो घातक होते हैं, ना ही भारी विनाश पहुंचाते हैं। वायुदाब व्यवस्था एवं पवनें। शीतोष्ण चक्रवात के मध्यवर्ती भाग से कुछ पीछे के हिस्से में उसका वास्तविक केंद्र या निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। एक मध्यम आकार के शीतोष्ण चक्रवात को दो समभार रेखाएं एवं बड़े चक्रवातों को 4-6 समभार रेखाएं 4 मिलीबार के अंतर पर घेरे रह सकती हैं। अर्थात मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में समभार रेखाएं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तरह दूर दूर होती हैं। सुविकसित शीतोष्ण चक्रवात उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य एवं उत्तरी सागर में पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश के आसपास फैले होते हैं।
शीतोष्ण चक्रवात में निम्न वायुदाब 980 से 1002 मिलीबार के मध्य कुछ भी हो सकता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज रहती है। इन पवनों का वेग 15 से 40 किलोमीटर के मध्य समभार रेखाओं की ढाल या प्रवणता के अनुसार रहता है। सामान्यतः पवनें समभार रेखाओं को 20 से 35 डिग्री के कोण पर काटती हैं। कई बार गतिशील वाताग्र के दिशा मार्ग के अनुसार भी इनकी दिशा और गति पर प्रभाव पड़ सकता है। चक्रवात के दक्षिणी पूर्वी खंड में पवनें पश्चिमी दिशा में, उत्तरी खंड में पूर्वी दिशा में और उत्तरी पश्चिमी खंड में उत्तरी पूर्वी दिशा में एवं दक्षिण पश्चिम खंड में उत्तर पश्चिम दिशा में चलती हैं। इस चित्र में आप देखिए कि कैसे जो ध्रुवीय वाताग्र है उसके ऊपर पूर्वी जो पूर्वी हवा है और नीचे की तरफ में पछुआ हवा है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और वो कैसे वाताग्र का निर्माण करती हुई ऊपर की तरफ में घूमेगी या घड़ी की दिशा के बिल्कुल विपरीत, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का चित्र है ऊपर की तरफ में और दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो ये घड़ी की सुई के दिशा में ही घूम जाती हैं और चक्र लगाती हैं। तो ये एक शीतोष्ण चक्रवातों की वायु व्यवस्था इसके अंदर देखने को मिल रही है। चक्रवात का आगमन, मेघ एवं वर्षा। शीतोष्ण चक्रवात के आगमन के साथ साथ तापमान धीमी गति से बढ़ने लगते हैं तथा मंद हवाएं चलती हैं। आकाश में हल्के पक्षाभ एवं स्तरी पक्षाभ बादल अधिक ऊंचाई पर हल्की आभा के रूप में फैले होते हैं। इससे सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर आभामंडल या कुंडली सी बन सकती है। वायुदाब घटने और नमी व ताप बढ़ने से वायु की सहनशीलता मानव के लिए घटने लगती है। कुछ घंटों बाद आकाश में काले कपासी व वर्षी मेघ भी छाने लगते हैं। यही चक्रवात का उष्ण खंड कहलाता है। आकाश में घने बादलों से सूर्य छिप जाता है और धीरे धीरे वर्षा होने लगती है। उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है कि जब तूफान आगे की तरफ में बढ़ता है तो किस तरीके से गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा को पीछे धकेल देती है, जिससे एक उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है और नीचे की तरफ में वर्षा देखने को मिलती है। एक साइड में जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर आप देखें गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ गई है और जो ठंडी हवा है उसने उन्नतोत्तर आकृति बना लिए, इससे भी वर्षा देखने को मिलती है। और इस चित्र के अंदर जो नीचे की तरफ में जो चित्र है उसमें गर्म हवा ऊपर उठती है, वाताग्र बनता है और फिर वो घड़ी की दिशा में घूमती हुई ठंडी हवा को धकेलती है। तो इस तरीके से जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा को धक्का देती है और ये आपका जो चक्रवात है उसका निर्माण इससे स्टार्ट होता है और बीच में जो हल्का नीला रंग आपको इसमें देखने को मिल रहा है वो सब इसके अंदर वर्षा देखने को मिल रही है। वायु में अस्थिरता की दशा एवं वायुदाब प्रवणता अधिक रहने पर वर्षा अधिक तेज या भारी हो सकती है। इस भाग में उष्ण वाताग्र का एवं उष्ण पवनों का पूर्ण प्रभाव बना रहता है। उष्ण खंड के पश्चात शीत वाताग्र का क्षेत्र आता है एवं इसके पश्चात शीत खंड या चक्रवात का पृष्ठ भाग आ जाता है। पृष्ठभाग अथवा दक्षिणी पश्चिमी चतुर्थांश भाग में ठंडी वायु राशि का प्रभाव सबसे अधिक रहता है, अतः यहाँ शीत वाताग्र बनता है। इसका ढाल अनुत्तर होता है। यहाँ गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, इसी से यहाँ गहरे कपासी व कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। तेजी से ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण यहाँ हिमपात एवं ओलावृष्टि भी संभव है। तापमान में तेजी से गिरावट आने से पहले का हल्का गर्म मौसम कुछ ही घंटों में ठंड में बदल सकता है। ऐसे परिवर्तन के कारण कई बार तूफानी दशाएं बन सकती हैं, तेज स्थानीय हवाएं चल सकती हैं, अतः चक्रवात में मौसम निरंतर बदलता रहता है। इस चित्र के अंदर चक्रवात के अंदर मौसम दर्शाया गया है। आप देखिए जहाँ पर ये रेखाएं, एक तो इसका अक्ष है
और एक है तीरनुमा रेखा, जो इसका अग्रभाग है, तीर का सिरा, और पीछे का जो हिस्सा है वो पृष्ठभाग है। बीच में जो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, वो जहाँ गोला बन रहा है वहाँ नील गगन और वहाँ हल्की फुहारें होती हैं। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ में बढ़ता है, इसमें घोर वर्षा होती है, उष्णाद्र बन जाता है, अस्पष्ट सूर्य होता है, और इसमें ऊपर की तरफ में जाए तो पूर्ण मेघ वर्षण इसके अंदर मेघवरण देखने को मिलता है। तो ये एक चक्रवात के अंदर किस तरीके से मौसम बदलता रहता है, ये सब चीजें इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन से संबंधित एक तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि जो स्थान चक्रवात की केंद्रीय पूर्व पश्चिम अक्ष रेखा से उत्तर में स्थित है, वहां ऊपर वर्णित अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आते, क्योंकि वहां पर गर्म सीमांत पहले से ही भूमि से ऊपर उठा रहता है एवं पृष्ठभाग में भूमि के निकट गर्म व ठंडी हवाओं के मध्य इतना अधिक वायुदाब एवं ताप परिवर्तन नहीं होता। यहाँ वर्षा भी धीमी होती है। अतः जब दक्षिणवर्ती भागों से चक्रवात गुजर जाता है तो शांत, खुला, शीतल मौसम, खिली धूप या उच्च वायुदाब से प्रभावित मौसम विशेष सुहावना पाया जाता है, जबकि इस रेखा से उत्तरवर्ती भागों में मौसम धीमी व सम गति से बदलता है। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में 20वीं सदी में बहुचर्चित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के विकास से पूर्व दो सिद्धांत मुख्यतः प्रचलित थे, तापीय सिद्धांत और भंवर सिद्धांत। तापीय सिद्धांत इस विचारधारा के अनुसार स्थानीय रूप से जिन भागों में गर्मी अधिक मिलती है या तापमान ऊंचे बने रहते हैं, वहां की वायु तेजी से गर्म होने लगती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, वहां निम्न वायुदाब की दशा विकसित होती जाती है। ऐसे में निकटवर्ती भागों में उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत एंटीक्लॉकवाइज दिशा में पवनें भीतरी भागों की ओर चलती हैं। यही कारण मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति का भी माना गया है। तापीय सिद्धांत को संवहनी सिद्धांत भी कहा गया है, किंतु वास्तव में यह पाया गया कि शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ग्रीष्म काल में कम एवं शीत काल में अधिक होती है तथा महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों में अधिक होती है। अतः इसे उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता है। भंवर सिद्धांत। विद्वानों ने 1881 में बताया कि जिस प्रकार नदी में स्थानीय रूप से भंवर पड़ते हैं एवं कहीं कहीं स्थानीय रूप से बाउंडर विकसित हो जाता है, उसी प्रकार वायुमंडल की निचली परतों में विशेष कारण से स्थानीय भंवर पड़ने लगते हैं। इसी के प्रभाव से वहां पवनें हल्की हो जाती हैं एवं शीतोष्ण प्रदेशों में निम्न वायुदाब की दशा विकसित होती है। इसी कारण वहां का मौसम शीतोष्ण कटिबंध में भी परिवर्तनशील बना रहता है एवं वहां चक्रवात आते रहते हैं। उपयुक्त सिद्धांत भी वर्तमान में मान्य नहीं है। ध्रुवीय वाताग्र एवं लहर सिद्धांत। यद्यपि 1863 में ही नॉर्वे के जलवायुवेत्ता फिजराय ने शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति का कारण भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली वायु राशियों के प्रभाव को माना, किंतु तब इस विचारधारा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद जब 20वीं सदी के प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय मौसम केंद्र एवं उससे संबंधित अनेक मौसम केंद्रों की श्रृंखला पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों व द्वीपों पर स्थापित की गई, तब ही यह सिद्धांत अध्ययन का आधार बनने लगा। इस पर नॉर्वे के ही बर्जरन एवं बर्कनीज बंधुओं ने, जो ओस्लो मौसम प्रेक्षण केंद्र के मौसमवेत्ता भी थे, निरंतर शोध एवं जांच के आधार पर प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद अपना ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1950 के दशक में वियरकिंस नामक मौसम विज्ञ ने लहर सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत को पूरी मान्यता तो दी गई, किंतु वाताग्रों को लहरदार बताया गया है। इस पर जेट धारा के प्रभाव को भी समझाया गया है। जहां विभिन्न वायु राशियां मिलती हैं, उनके सीमांतों पर चक्रवातों का जन्म
लहर के रूप में होता है। इसका कारण इन प्रदेशों में ताप, आर्द्रता, वायु घनत्व आदि की प्रवणता सबसे तीव्र होना है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि दो वायु राशियां वास्तव में समान गुण वाली होती हैं, किंतु उनके वाताग्र प्रदेश असमान गुणों वाले होते हैं। उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर शीतोष्ण चक्रवातों के विकास का कारण भिन्न भिन्न भौतिक लक्षण की वायु राशियों के विशेष वाताग्रों के सहारे मिलने और उनमें आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होने से होता है कि उसमें वाताग्रों के संकरे क्षेत्र के सहारे ऐसी क्रियाएं महत्वपूर्ण रहती हैं और इसका आदर्श क्षेत्र उपध्रुवीय रहा, अतः इसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के नाम से पुकारा गया। यहाँ पर शुष्क व ठंडी ध्रुवीय पवनें एवं गर्म व आर्द्र पछुआ पवनें आमने सामने बहती हैं। यह दोनों प्रमुख पवनें अपनी सीमा पर धीरे धीरे क्रिया प्रतिक्रिया करने लगती हैं। इसी से चक्रवात का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। विद्वानों ने इस जीवन चक्र को 6 अवस्थाओं में समझाया है। शीतोष्ण चक्रवात के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गर्म हवा हल्की, गत्यात्मक एवं विशेष आर्द्रता युक्त होती है, अतः वह निरंतर ठंडी हवा की ओर दबाव डालती हुई खुद भी ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार ठंडी व गर्म हवाओं को पृथक करने वाला तल लहरदार बनता जाता है। आगे की ओर दबाव डालती हुई पछुआ पवनें जहाँ ठंडी ध्रुवीय वायु राशि से घिरने लगती हैं, वहीं इस लहरदार खंड के मध्यवर्ती भाग में निम्न वायुदाब की दशा विकसित होने के साथ ही शीतोष्ण चक्रवात विकसित रूप ले लेता है। इसी समय जहाँ पूर्वी भाग में गर्म हवाओं के विशेष व गतिशील प्रभाव से उष्ण वाताग्र विकसित होता जाता है, वहीं इससे कुछ दूरी पर चक्रवात के पिछले भाग में ठंडी हवाएं भूमि पर रेंगती हुई अपना प्रभाव क्षेत्र पुनः स्थापित करने का प्रयास करती हैं, अतः वहां शीत वाताग्र विकसित हो जाता है। लंबवत स्थिति में उष्ण वाताग्र उन्नतोत्तर ढाल वाला होता है। इस प्रकार निरंतर विकासमान शीतोष्ण चक्रवात के पूर्वी भाग में उष्ण वाताग्र तथा पश्चिमी भाग में शीत वाताग्र विकसित अवस्था में रहता है। उष्ण वाताग्र के सहारे उष्ण वायु शीतल वायु को ऊपर उठाती है। इसके विपरीत शीत वाताग्र के सहारे ठंडी वायु उष्ण वायु को ऊपर धकेलती है। चक्रवात के पूर्वी भाग में उष्ण वायु का प्रभाव बढ़ने के साथ ही वायु दाब का स्पष्ट व केंद्रीय भाग विकसित हो जाता है। इससे निकट की वायु तीव्रता से केंद्र की ओर पहुंचने का प्रयास करती है। इसके फलस्वरूप शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है। इसी कारण दोनों वाताग्र निकट आने लगते हैं। जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को ऊपर उठा देता है, तभी वहां संरोधित वाताग्र बन जाता है। इसी के साथ वहां शीतोष्ण चक्रवात समाप्त होने लगता है। यदि उष्ण वाताग्र के कभी कभी ऊपर उठते समय कुछ आर्द्र व गर्म पवन ठंडी वायु के बीच प्रवेश कर जाती है, तो वहां द्वितीयक या कम प्रभावी चक्रवात भी बन सकते हैं। इन्हें उप चक्रवात भी कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात का जीवन चक्र। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति एवं जीवन चक्र निम्न प्रकार से 6 क्रमिक अवस्थाओं में पूरा होता है। पहली अवस्था, इसमें ठंडी तथा उष्ण वायु एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है, यहाँ स्थिर वाताग्र बनते हैं। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में गर्म पछुआ पवन ठंडी वायु में प्रवेश करने का प्रयास प्रारंभ करती है, जिसके परिणाम स्वरूप लहरदार वाताग्र बनने लगता है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में चक्रवात की उत्पत्ति स्पष्ट होती जाती है। इसमें उष्ण और शीत वाताग्रों का विकास हो जाता है। चौथी अवस्था, शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वृत्तांश संकुचित होता जाता है। यहाँ आकृति संकरे वेज या गहरे वी जैसी होती जाती है। जो अभी हमने 6 चक्र के बारे में बात की थी,
उसमें चित्र के अंदर वही पहली बात बताई गई है कि कैसे हाई प्रेशर के केंद्र बन रहे हैं, और MT आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब सामुद्रिक, और T का मतलब उष्ण, जो वायु राशि है, और ऊपर CP लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्रुवीय और महाद्वीपीय। वायु राशि का जब मिलन होता है तो एक सीधी रेखा के रूप में वाताग्र बनता है, और इसमें जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेलती है, और बीच में उसके कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और इसी क्रम में तीसरे में देखेंगे, गर्म हवा और ऊपर उठने लगती है, ऊपर होकर ठंडी होती है, ठंडी हवा आप वापस गर्म हवा को धकेलती है, तो गोलाकार रूप में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। और आप देखें नीचे के चित्रों के अंदर कि इसके किस तरीके से इसकी आकृति बनती चली जाती है, और आखिरी जो छठी अवस्था है उसके अंदर जो चक्रवात है वो समाप्त होता नजर आता है। पंचम अवस्था में शीत वाताग्र निरंतर उष्ण वाताग्र को ऊपर उठाता जाता है। इस प्रकार वहां चक्रवातीय प्रभाव घटता जाता है एवं संरोधित वाताग्र बनता जाता है। इसको चक्रवातों में एक कटी रेखा द्वारा भी बताते हैं। छठी और अंतिम अवस्था, इसमें पुनः बदलते मौसम से पूर्व की अवस्था विकसित होने लगती है। इस अवस्था में वृत्तांश पूर्णतः ऊपर उठ जाता है, अतः चक्रवात समाप्त हो जाता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में चित्र में छठी अवस्था के अंदर देखा था। तो आज हम शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति, उसके चक्र और उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम अगले व्याख्यान के अंदर उष्ण चक्रवातों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।